हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने डेल्टा जी के नॉट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेटेड डिस्कशन किया था, फॉर्मूला डिराइव किया था। तो आज उसी से रिलेटेड शीट के अंदर जो होमवर्क आपको दे रखा है उससे रिलेटेड मैं कुछ डाउट्स यहाँ पर डिस्कस करूँगा। S1 के अंदर कुछ क्वेश्चंस मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 गिवन है 400 केल्विन और 300 केल्विन। यहां पर एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि 100 किलो जूल हीट ट्रांसफर हो रहा है, 100 किलो जूल हीट ट्रांसफर हो रहा है यहां से यहां, और किसी में कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, कहीं पर भी कोई इंटरेक्शन नहीं है, और इनको हमें लार्ज रिजर्वोयर की तरह ट्रीट करना है। लार्ज रिजर्वोयर मतलब जैसे हम सराउंडिंग्स को सोचते ना, उसी तरह से यहां पर भी इनको लार्ज हीट रिजर्वोयर की तरह सोचना है। यानी हीट तो जा रही है लेकिन इनका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। तो यहां पर ये जो प्रोसेस है डेफिनेटली ये तो फाइनाइट टाइम में होगा, लेकिन यहां पर हम सराउंडिंग्स के लिए जैसे बोलते हैं तो सराउंडिंग के लिए Q हमेशा ही रिवर्सिबल होता है। तो इसको हीट मिल रही है 100 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 300 केल्विन, लेकिन ये हीट लूज कर रहा है तो -100 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 400। ये इस ब्लॉक का एंट्रोपी चेंज है, ये इस ब्लॉक का एंट्रोपी चेंज है। तो टोटल एंट्रोपी चेंज जो होगा वो इन दोनों का सम हो जाएगा, और इसे आप डेल्टा एस यूनिवर्स भी बोल सकते हो क्योंकि और किसी में कहीं कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो ये डेल्टा एस टोटल या डेल्टा एस आप इसे यूनिवर्स कह सकते हो, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 14 में खैर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हाँ स्टेप्स बहुत सारी है। एंट्रोपी फाइंड आउट करनी है आपकी एक सब्सटेंस की, एंट्रोपी फाइंड आउट करनी है आपको किस टेम्परेचर पर, 600 केल्विन पर आपको एंट्रोपी फाइंड आउट करनी है। आपको सारे डेटा यहां पर गिवन है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, बॉइलिंग पॉइंट गिवन है, फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है। 200 केल्विन इसका जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट है, 300 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट है। लिक्विड का सीपी, सॉलिड का सीपी और गैसेस का सीपी, ये सारा डेटा आपको गिवन है। तो आपको ये सारी वैल्यूज पुट करनी होगी। लेंदी है, अच्छी खासी कैलकुलेशन है, लेकिन अब मैं आपको ये भी बता दूं कि ऑलमोस्ट ऐसा ही क्वेश्चन जेई मेंस में आ चुका है। ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन जेई मेंस में आ चुका है जिसमें अच्छी खासी कैलकुलेशन है। कौन सा क्वेश्चन है जेई मेंस का वो भी मैं बता दूं। जेई मेंस का क्वेश्चन नंबर 4, जेई मेंस 2019 जनवरी, इसके अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है। वहां पर भी आपको यही सारा करना था, और आप सोचो उस क्वेश्चन के डेटा तक क्या दे रखे हैं, वहां log 273 की वैल्यू भी दे रखी है, और वो वैल्यू पता क्या है 2.436 यानी 3 डेसिमल प्लेस तक। log 373 की वैल्यू 2.572 ये भी दे रखी है, और 4 ऑप्शन गिवन थे। अब वो चारों ऑप्शन क्या थे वो भी बता देता हूँ, आप देख सकते हो 7.90, 8.49, 9.26, यानी डिफरेंस बहुत ही कम है। ये ऐसा नहीं कि एक 7 दूसरा 70 तीसरा 700, ऐसा नहीं है। तो खैर अच्छी खासी कैलकुलेशन है ये, मतलब इस क्वेश्चन को अगर आप बहुत अच्छी तरह स्पीड से करोगे और आपकी कैलकुलेशन की एक्यूरेसी अच्छी है तब भी इसको करने में 3-4 मिनट से ज़्यादा लगता है, और ये जेई मेंस का क्वेश्चन है। तो कैलकुलेशन आती है, जेई मेंस में भी आती है। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है जो 14 क्वेश्चन है। यहाँ पर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर वेपर, ये सब लिक्विड वाटर, वाटर वेपर सारा डेटा दे रखा है। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, इन सब का डेटा भी दे रखा है। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन का डेटा 2491, 90 भी नहीं 2491 किलो जूल। तो वो कैलकुलेशन आपको करनी होगी, ठीक है। तो ये टफ क्वेश्चन था अच्छा खासा। चलिए वापस मैं इधर आ जाता हूँ S1 पर। S1 के अंदर 17 के अंदर तो कुछ नहीं करना है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर Cp जो है वो टेम्परेचर का फंक्शन है, तो डेल्टा H इक्वल्स टू फॉर्मूला जो होता है NCP/dt। यहाँ पर Cp टेम्परेचर का फंक्शन है, पहले Cp पुट करो और फिर इसे इंटीग्रेट कर दो। वॉल्यूम डबल हो रहा है तो टेम्परेचर भी डबल हो रहा होगा क्योंकि प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है। तो 298 से जस्ट डबल टेम्परेचर यानी 596।
इंटीग्रेट करना होगा, Cp का वैल्यू पुट कर दो, Cp 20 प्लस जो भी दे रखा है वो आपको पुट करके इसे इंटीग्रेट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर मस्कुलर एक्टिविटी हो रही है, मस्कुलर वर्क हो रहा है, यानी इलेक्ट्रिकल सेंसेस ब्रेन तक जाते हैं, ब्रेन से वापस आते हैं, ये एक तरह का नॉन पीवी वर्क है। और आपको यही पूछा जा रहा है कि हाउ मच एनर्जी इज अवेलेबल फॉर दिस टाइप ऑफ वर्क, यानी किसकी बात हो रही है, डेल्टा जी की, या आप कह सकते हो नॉन पीवी वर्क की। तो आपको क्या निकालना है, नॉन पीवी वर्क आपको निकालना है यहाँ पर, यानी डेल्टा जी निकालना है। उसके लिए आपको डेल्टा एच दे रखा है और उसके लिए आपको डेल्टा एस भी दे रखा है। कुछ नहीं करो, डेल्टा एच और डेल्टा एस पुट कर दो, नॉन पी वर्क डन आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 भी मैं बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर H2O लिक्विड 1 एटमॉस्फेयर 373 केल्विन पर है, इसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं H2O गैस, लेकिन 1 एटमॉस्फेयर पर नहीं, 5 एटमॉस्फेयर 373 केल्विन पर। पहले 1 मोल के लिए सॉल्व कर लेते हैं, फिर 5 मोल्स के लिए उससे मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहां पर ये 1 एटमॉस्फेयर है, ये 5 एटमॉस्फेयर है। क्या करो, इसको पहले इसको 1 एटमॉस्फेयर पर लेके जाओ, H2O लिक्विड से H2O गैस 1 एटमॉस्फेयर 373 केल्विन, और इसका डेल्टा जी क्या हो जाएगा, 0। ये डेल्टा जी अब आपको निकालना है, ये डेल्टा जी आपको फाइंड आउट करना है, NRT P2 अपॉन P1। ये 1 मोल के लिए N1 5 मोल्स है, तो N की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, 5। ऐसे क्वेश्चन O1 में भी बहुत सारे हैं, जैसे ये 21 क्वेश्चन है, ऐसे S1 में है, तो ऐसे ही क्वेश्चन O1 में भी है। O1 में कौन सा क्वेश्चन है वो मैं बता दूं, क्वेश्चन नंबर 36 जो है वो इसी तरह से है, वहां पर 1 एटमॉस्फेयर की जगह 5 एटमॉस्फेयर की जगह कितना दे रखा है, 2 एटमॉस्फेयर। तो जो क्वेश्चन नंबर 36 है वो ऑलमोस्ट इसी तरह से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 200 केल्विन फ्रीजिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट एक ही बात है। तो 200 केल्विन फ्रीजिंग पॉइंट है जिसका डेल्टा एच दे रखा है, तो डेल्टा एच भी निकाल सकते हो आप 200 केल्विन का 1 एटमॉस्फेयर। कैसे निकालोगे, क्योंकि ये मेल्टिंग पॉइंट का डेटा है, तो डेल्टा एच बाई टी वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, उससे डेल्टा एस आ गया, और डेल्टा एस आ गया तो इससे आप डेल्टा जी निकाल सकते हो, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। लेकिन अगर आप मेल्टिंग पॉइंट पर डेल्टा जी निकालोगे तो ये डेल्टा जी फर्स्ट पार्ट का तो 0 ही आएगा, क्योंकि प्रोसेस इज रिवर्सिबल। डेल्टा एस हम निकाल चुके हैं। अब उसके बाद कहा जा रहा है कि विल दी फ्रीजिंग बी स्पॉन्टेनियस, क्या 150 केल्विन पर फ्रीजिंग स्पॉन्टेनियस होगी। तो आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो डेल्टा एच और डेल्टा एस भी चेंज होते हैं, लेकिन ये निकालने के लिए हमारे पास डेल्टा सीपीआर का डेटा होना चाहिए, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं दे रखा है। अगर डेल्टा सीपीआर का डेटा नहीं दे रखा है तो अप्रोप्रिएट एजम्पशंस ले लो, लिखा हुआ है यहाँ पर लास्ट में। जनरली अगर डेल्टा सीपीआर का डेटा नहीं गिवन होता है तो फिर उस केस में हम मान लेते हैं, मैं न्यूमेरिकल्स के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ, ये टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं कर रहे होंगे, तो डेल्टा एच और डेल्टा एस की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, लेकिन अगर ये टेम्परेचर चेंज होगा तो डेल्टा जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, डेल्टा जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। और बड़ा सिंपल सा है लॉजिक, आपको अगर चेक करना है तो यहां पर देखा जाए फ्रीजिंग हो रही है तो डेल्टा एस क्या होगा, नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो टेम्परेचर कम करने पर फिजिबिलिटी के चांसेस ज़्यादा होंगे, टेम्परेचर बढ़ाने पर फिजिबिलिटी के चांसेस कम होंगे। तो 150 पर स्पॉन्टेनियस नहीं होगा और 250 पर वो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। बात समझ में आई मेरी? उल्टा बोल दिया क्या मैंने? नहीं, एक बार फ्रीजिंग हो रही है, फ्रीजिंग हो रही है तो सराउंडिंग को डेल्टा सिस्टम
नेगेटिव 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 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वैल्यू टेम्परेचर कम करने पर, हाँ तो टेम्परेचर कम करने पर वो स्पॉन्टेनियस होगा, टेम्परेचर कम करने पर स्पॉन्टेनियस, तो 150 केल्विन, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव हो गई, ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो टेम्परेचर कम होने पर पॉजिटिव वैल्यू कम है तो फिजिबिलिटी के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि हमें डेल्टा जी क्या चाहिए, नेगेटिव, तो 150 पर स्पॉन्टेनियस, अदरवाइज आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, ये सारे क्वेश्चन डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, या फिर डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के पर है। हमें निकालना क्या है, डेल्टा जी नॉट निकालना है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है, डायरेक्टली तो नहीं दे रखा, लेकिन कहा जा रहा है कि अल्फा ग्लूकोज जब बीटा ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है तो 60% कन्वर्जन हो रहा है, 60%, यानी 1 मोल में से इसके 0.6 रिएक्ट कर जाएंगे, 1 माइनस 0.6, तो ये 0.6, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना हो गया, 0.6 डिवाइडेड बाय 0.4, कितना आ गया, 3/2, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, इसे यहाँ पुट कर दो तो क्या निकल के आ जाएगा, डेल्टा जी नॉट, डेल्टा जी नॉट निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में भी यही करना है। क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर आपको ये बताना है कि जो थर्ड रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। केमिकल इक्विलिब्रियम को रिकॉल करिए, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ता है, और एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम होता है, राइट। तो थर्ड रिएक्शन का 1000 केल्विन पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है, 2.24 इंटू 10⁻⁴ जो भी दे रखा है 22, और फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन को भी अगर आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो उससे थर्ड रिएक्शन आ जाएगी, और फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम का डेटा कौन से टेम्परेचर पर है, 2000 केल्विन का, तो इससे थर्ड रिएक्शन का 2000 केल्विन पर भी इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट का डेटा आ गया, तो थर्ड रिएक्शन का आपके पास 1000 केल्विन पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता है, थर्ड रिएक्शन का 2000 केल्विन पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता है, अगर वो बढ़ रहा है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम हो रहा है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 26, ln k इक्वल्स टू -1.04 माइनस, आई थिंक इसमें करेक्शन, ये 1080/t है, ये यहाँ पर इस k का मतलब ये है, यहाँ पर या यूँ कह दो कि यहाँ पर ये जो टेम्परेचर आपको पुट करना है वो किस स्केल में करना है, केल्विन स्केल में, ताकि ये केल्विन से केल्विन कैंसिल आउट हो जाए। कुछ नहीं करना, आपको इसको कंपेयर करना है, किससे कंपेयर करोगे, डेल्टा एस नॉट अपॉन आर माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर 1/t से, तो डेल्टा एस नॉट अपॉन आर की वैल्यू कितनी आ गई, -1.04, और डेल्टा एच नॉट अपॉन आर की वैल्यू कितनी आ गई, 108। S2 क्वेश्चन नंबर 300 केल्विन पर और 309 केल्विन पर आपको डेल्टा जी का डिफरेंस बताना है। एडिशनल नॉन पीवी वर्क मतलब और कितना नॉन पीवी वर्क हमें एक्स्ट्रा मिलेगा, नॉन पीवी वर्क मतलब डेल्टा जी, तो इन दोनों का डेल्टा जी का क्या निकालना आपको, डिफरेंस, डेल्टा जी 300 केल्विन, डेल्टा जी 309 केल्विन, डेल्टा एच -300 डेल्टा एस, और यहाँ पर डेल्टा एच -309 डेल्टा। ये डिफरेंस आपको निकालना है। डेल्टा एच का डेटा दे रखा है,
और डेल्टा CPR 0, इसीलिए मैंने मान लिया कि ये टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं कर रहे हैं। अब मेरे हिसाब से ज़्यादा कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, या तो आपको ये डेल्टा एस नहीं पता है तो निकालने की भी जरूरत नहीं है। इस 300 को इधर, इसको 300 से डिवाइड कर दो, इसको 309 से डिवाइड कर दो, और फिर दोनों का क्या ले लो, डिफरेंस। डेल्टा एच दे रखा है, यहाँ से डेल्टा जी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। या चाहो तो एक काम कर सकते हो, पहले डेल्टा जी पुट कर दो, डेल्टा एच पुट कर दो, यहाँ से डेल्टा एस निकाल लो, अगर ये आसान लग रहा तो। ये दोनों डेटा दे रखे हैं, ये निकाल लो, और फिर इस डेटा को यहाँ पुट कर दो, ये वापस यहाँ पुट कर दो, उससे डेल्टा जी निकल जाएगा। बाकी क्वेश्चंस मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ और अलग आसानी है। जो होमवर्क दिया है था उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। ओवन में क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, डेल्टा सिस्टम भी निकालना है, डेल्टा सराउंडिंग्स भी निकालना है। विदाउट चेंज इन टेम्परेचर तो प्रोसेस इज आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का क्वेश्चन है। और एंट्रोपी चेंज टोटल निकालना है। एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब आइसोथर्मल कौन सा प्रोसेस हो गया, इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस है। सिस्टम का तो वही फॉर्मूला, डेल्टा एस सिस्टम एक बार कर चुके हैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आइसोथर्मल है। एन आर एल एन P1 अपॉन P2, तो P1 है 2, P1 है 1। ठीक है, ये तो डेल्टा सिस्टम हो गया। अब डेल्टा सराउंडिंग जब निकालना है तो माइनस क्यू सिस्टम अपॉन टेम्परेचर, वही रहेगा जो सिस्टम का है। माइनस क्यू सिस्टम इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन 300, और वर्क डन का कौन सा फॉर्मूला, माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। अब इसको वैल्यूज पुट करनी होगी, nRT पुट कर, nRT बाई पी, nRT बाई पी पुट करके सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 क्लास में करवाया हुआ है। इसी से मैंने आपको बताया था, इस प्रोसेस के थ्रू समझाया था कि हाँ, इसके अंदर हीट ट्रांसफर होती है, और हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर ट्रांसफर होती है, और इसमें यूनिवर्स की एंट्रोपी भी बढ़ती है। ये भी हमने डिस्कस किया था यहाँ पर। ठीक है, मैंने टेम्परेचर नोट्स में जाके देखना, क्लास में देखना, मैंने टेम्परेचर 300 केल्विन और 500 केल्विन ले लिया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में टेम्परेचर एक का TH और दूसरे का TC है। दोनों का साइज सेम है, इक्वल साइज पीसेस, इक्वल साइज के पीस है दोनों, और दोनों सेम मेटल के। तो यहाँ पर फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा, TH प्लस TC डिवाइडेड बाई 2, TH प्लस TC डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ये फाइनल टेम्परेचर फॉर्मूला लगा दो यहाँ पर, ये इसका भी फाइनल टेम्परेचर यही है, इसका भी फाइनल टेम्परेचर यही है। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन जेई मेंस में आ गया। जेई मेंस 2019 का शीट में देख सकते हो आप। 7th क्वेश्चन जो है एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 29, ये वो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं जो मुझे लगता है कि हाँ, जिनमें एक एक बार मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए। दो अगेन आसान है, इन सबके क्वेश्चंस हम पहले भी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आई थिंक कुछ डेल्टा जी वर्सेस डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, अगर डेल्टा जी वर्सेस टी का कर्व प्लॉट करेंगे
यहाँ शायद मिस प्रिंट हो रही है, मुझे लग रहा है डेल का साइन नहीं दिख रहा है शीट में, तो डेल्टा जी और टेम्परेचर का कर्व प्लॉट कर रहे हो और कर्व अगर इस तरह से आ रहा है यानी स्लोप नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव। इंटरसेप्ट भी आप नोट कर सकते हो, इंटरसेप्ट भी 0 के ऊपर है तो इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है, तो डेल्टा एच भी पॉजिटिव और डेल्टा एस भी पॉजिटिव दिख रहा है। इंटरसेप्ट से डेल्टा एच और स्लोप से डेल्टा एस पर हम कमेंट कर सकते हैं। तो आई थिंक एक सिंपल सा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39, A converting into B. At equilibrium, partial pressure of B is found to be 1/4 of partial pressure of A. तो अगर इसका पार्शियल प्रेशर 4 है तो इसका पार्शियल प्रेशर 1 है, इसका 4 है तो इसका 1 है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी हो गई, 1/4। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/4, तब आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, डेल्टा जी की माइनस RT/ln K। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, डेल्टा जी नॉट दे रखा है और डेल्टा जी निकालना है आपको। डेल्टा जी नॉट का डेटा दे रखा है प्लस RT/ln, यहां पर क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का क्यूब, N2 H2 का क्यूब। और यहां पर ये आई थिंक सारे डेटा दे रखे हैं। हाँ, प्रेशर एटमॉस्फेयर में दे रखा है, तो याद करो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, या तो यहाँ पर प्रेशर बार में, सही में तो बार में ही पुट करना चाहिए, लेकिन बार या एटमॉस्फेयर में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, तो यहाँ पर राइट नाउ आप प्रेशर एटमॉस्फेयर में दे रखे हैं तो एटमॉस्फेयर के प्रेशर आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 42, H2O सॉलिड, H2O लिक्विड 2 एटमॉस्फेयर 273.1 केल्विन पर। देखिए सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, एंट्रोपी चेंज की बात करें सिस्टम की तो वो पॉजिटिव होगी, सॉलिड से लिक्विड जा रहा है तो एंथैल्पी चेंज भी पॉजिटिव होगी क्योंकि हीट भी देनी पड़ेगी। बात आती है डेल्टा जी की, डेल्टा जी कैसे डिसाइड होगा, क्योंकि डेटा तो दे ही नहीं रखा है, तो हम डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच का फॉर्मूला कैसे लगाएं, तो बिना डेटा के अब कैसे करना है, तो लॉजिक यहां पर यह है, जब 1 एटमॉस्फेयर 273.15 केल्विन होता है, 1 एटमॉस्फेयर 273.15, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है जब सॉलिड और लिक्विड दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे। अब आपने यहां पर प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ा दिया, केमिकल इक्विलिब्रियम में हम ये एग्जांपल ले चुके हैं। इस पर्टिकुलर रिएक्शन का प्रेशर बढ़ाने पर ये रिएक्शन क्या होगा, क्या फॉरवर्ड में जाएगी, यस ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी क्योंकि लिक्विड वाटर ज्यादा डेंस है, यानी प्रेशर बढ़ाओगे तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी, यानी फिजिबिलिटी जो है वो इसकी बढ़ेगी। तो यहां पर फिजिबिलिटी बढ़ेगी मतलब डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी। 1 एटमॉस्फेयर 273.15 पर तो डेल्टा जी 0 होगा, लेकिन जैसे ही आप उससे प्रेशर ज्यादा करोगे अब ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी, यानी डेल्टा जी नेगेटिव होगा प्रेशर बढ़ाने पर। लेकिन ये केवल आयरन वाटर के केस में है, यही अगर आयरन होता तो आयरन के केस में तो सॉलिड आयरन ही ज्यादा डेंस होता है, तो वहां अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो रिएक्शन फॉरवर्ड में नहीं बैकवर्ड में जाएगी और वहां पर फिर डेल्टा जी पॉजिटिव होगा, यहां पर डेल्टा जी नेगेटिव है। ये वाटर का केस है, अगर बाकी कोई और सब्सटेंस होता तो प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन बैकवर्ड में जाती, यानी डेल्टा फॉरवर्ड का डेल्टा जी पॉजिटिव होता। डेल्टा जी जो हम बता रहे हो हमेशा फॉरवर्ड का ही बता रहे हैं, तो राइट नाउ यहाँ पर फॉरवर्ड का डेल्टा जी जो है नेगेटिव हो जाएगा, और यही आयरन होता तो फॉरवर्ड का पॉजिटिव बैकवर्ड का नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 गिवन है
NH4HS सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है अमोनिया और H2S में, इसका टोटल प्रेशर x बार है, तो प्रेशर तो इन दोनों का इक्वल होगा क्योंकि इसका 1 मोल तो इसका भी 1 मोल, तो इसका x/2 तो इसका भी x/2 एट इक्विलिब्रियम कहा जा रहा है, यानी Kp की वैल्यू क्या हो गई x/2 का स्क्वायर विच इज x²/4। डेल्टा G नॉट का फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और 2 के क्वेश्चंस मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, तो और कुछ डाउट होंगे तो चलिए इससे आगे वाली शीट में जो भी डाउट है, अगर है एक बार मेरा मानना है फिर से आप ट्राई करिए, नहीं होते हैं तो फिर से हम डिस्कस करेंगे। बट S1 S2 और O1 के जो भी डाउट्स थे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे, वो मैंने बताए। अभी और क्वेश्चंस अच्छे अच्छे वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आज आगे बढ़ते हैं, अब थ्योरी पार्ट पर आ जाते हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। थर्मोकेमिस्ट्री, वैसे तो एनसीईआरटी के हिसाब से अगर हम देखें तो ये भी थर्मोडायनेमिक्स का ही पार्ट है, सेम चैप्टर है, एक ही चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री, लेकिन हम उसको अलग अलग कर रहे हैं। बेसिकली जो थर्मोकेमिस्ट्री टॉपिक है उसका पर्पस जो है वो बहुत ही कह सकते हो सिंपल सा छोटा सा पर्पस है। पहले पर्पस क्या वो मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से कोई केमिकल रिएक्शन है जिसका आपको डेल्टा एच फाइंड आउट करना है। कोई भी केमिकल रिएक्शन है जिसका आपको डेल्टा एच फाइंड आउट करना है। लेट्स से CO प्लस हाफ O2 कन्वर्टिंग इनटू CO2। अब क्या ऑप्शन आपके पास? एक सिंपल सा तरीका माइंड में आता है कि ठीक है सर, इस रिएक्शन का अगर आपको डेल्टा एच निकालना है तो 1 मोल CO लो, हाफ मोल ऑक्सीजन लो, उसे रिएक्ट करवाओ। जनरली कैलोरीमीटर कंटेनर टाइप्स हम जिससे थ्रू हम हीट मेजर कर लेते हैं कि कितनी हीट, कैलोरीमीटर कंटेनर जो होता है उसके थ्रू हम हीट इजीली मेजर कर सकते हैं कि कितनी हीट बाहर से अंदर जा रही है, अंदर से बाहर जा रही है, थर्मोमीटर से पता चल जाता है। तो एक्सपेरिमेंटली हम इस रिएक्शन का डेल्टा एच निकाल सकते हैं। कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट होगी वही डेल्टा एच होगी। तो एक तरीका तो ये कि हम इस रिएक्शन को एक्सपेरिमेंटली करें। क्या कोई और तरीका भी? यस, एक और तरीका है। जरूरी नहीं कि आपको इस रिएक्शन का डेल्टा एच निकालना है तो हम यही रिएक्शन करें। एक दूसरा ऑप्शन भी है कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन की रिएक्शन से CO2 बनता है और कार्बन प्लस ऑक्सीजन की रिएक्शन से CO भी बन सकता है, कंडीशंस पर डिपेंड करता है। अगर हमारे पास इस रिएक्शन का और इस रिएक्शन का डेल्टा एच है तो क्या हम इस दोनों से इस रिएक्शन का डेल्टा एच फाइंड आउट कर सकते हैं? यस, किया जा सकता है। बिकॉज कैसे कर वो मैं बता रहा हूं, क्योंकि एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है। एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है। ए से बी, अगर आपको इसको ऐसे समझ लो, ए से बी इस रिएक्शन का डेल्टा एच फाइंड आउट करना है और आपके पास ए से सी का और सी से बी का डेल्टा एच है, ये डेल्टा एच आपको निकालना और ये डेल्टा एच पता है और ये डेल्टा एच पता है, तो कह सकते हो ये डेल्टा एच रिएक्शन जो होगा वो इन दोनों डेल्टा एच के सम के बराबर होगा। इन दोनों डेल्टा एच के सम के बराबर होगा। कैसे कहा मैंने? बिकॉज एंथैल्पी इज ए स्टेट फंक्शन, पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। ए से बी ऐसे जाओ या ए से बी ऐसे जाओ, डेल्टा एच इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। तो यहां पर भी हम ऐसे ही कुछ कर सकते हैं। यहां पर भी एग्जैक्टली यही चीज हो रही है कि इन दोनों के डेल्टा एच से आप इस रिएक्शन का डेल्टा एच फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है इसे कैसे, तो इसको भी आप इसी तरह से रीअरेंज कर सकते हो, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको बता दूं कैसे। CO प्लस हाफ O2, यहाँ पर कार्बन प्लस हाफ O2
प्लस हाफ O2, इसको कंबाइन कर लिया मैंने, और यहां पर CO2, ऐसा इमेजिन करो, यहां से आप यहाँ जा रहे हो तो ये CO का, यहां से CO बन रही है, और इस टोटल से अगर आप सोचोगे तो इससे CO2 बन रही है। तो ये डेल्टा H1 डेल्टा H2 यहां पर भी इसी तरह से हम रिलेट कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट यही है कि हाँ, किसी दो रिएक्शन, किसी रिएक्शन का अगर डेल्टा H पता है, जैसे इस रिएक्शन का डेल्टा H पता है, तो इन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हम इस रिएक्शन का डेल्टा H भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लिखिए यहां पर 2 लाइंस लिखिए, in this chapter this chapter mainly deals with calculation of delta H of a reaction with the help of delta H of other reactions, with the help of delta H of other reactions, इन दोनों के डेल्टा H से हम इस रिएक्शन का डेल्टा H फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखिए, this chapter based on the fact that enthalpy is a state function। और यहीं पर ये जो चीज मैंने लिखी ना, जिनको ये वर्ड समझ में नहीं आता कि स्टेट फंक्शन क्या है, समझ में नहीं आता, उनके लिए ये जो एक्सप्रेशन यहां लिखा हो ना, इसको बोला जाता है हेस लॉ। इसको बोला जाता है HESS हेस लॉ। स्टेटमेंट क्या है हेस लॉ का वो भी मैं बता देता हूं, कि कोई प्रोडक्ट आप चाहे एक स्टेप में बनाओ या सेवरल स्टेप्स में बनाओ, डेल्टा H में चेंज नहीं होता है। यानी चाहे इस तरह से बनाओ या इस तरह से बनाओ, डेल्टा H तो वही रहेगा। तो लिख सकते हो स्टेटमेंट जो हेस लॉ का है, हेस लॉ का स्टेटमेंट भी आप यहां पर लिख सकते हो। लिखिए, delta H remains same if delta H remains same if a product is formed in one step or several steps from the same reactant। ठीक है, तो अब इस चैप्टर के अंदर कह सकते सर फिर तो बचा ही क्या है, ये तो हमें ऑलरेडी पता था कि एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है, और इनफैक्ट ये भी हमें पता है कि इसका डेल्टा H, इसका डेल्टा H, इसका डेल्टा H निकालना, और ये हम करते आ रहे हैं, 11 से ही करते आ रहे हैं। तो इस रिएक्शन का डेल्टा H निकालना है तो क्या करोगे, आई थिंक फर्स्ट में से सेकंड रिएक्शन को सब्ट्रैक्ट कर दो, आ जाएगा। फर्स्ट में से सेकंड रिएक्शन को सब्ट्रैक्ट कर दो, आ जाएगा। बॉर्न एबर्ट साइकिल में भी हमने इस तरह से किया हुआ है, यही कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। तो आप कह सकते हो सर फिर तो चैप्टर में है ही क्या, ये तो हमें आता है। यस, यूं देखा कॉन्सेप्ट तो आपको इस चैप्टर का पता है। तो इस चैप्टर में अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं वो अब मैं आपको बता रहा हूं। होता क्या, अगर मुझे इस रिएक्शन का डेल्टा H का डेटा आपको
कहा जाता हूं कि आपसे ये कहा जाता है कि इसका डेल्टा एच फाइंड आउट करिए, तो मुझे इन दोनों रिएक्शन का डेल्टा एच का डेटा आपको गिवन हो, आपको देना होगा। अब एक तरीका तो ये है कि मुझे इस रिएक्शन का डेल्टा एच का डेटा आपको देना है, तो मैं ये रिएक्शन लिख देता हूं, इसके साथ में इसका डेल्टा एच, ये रिएक्शन भी लिख देता हूं, इसका डेल्टा एच। इस तरह से मैंने आपको डेटा दे दिया और आप इस रिएक्शन का डेल्टा एच निकाल सकते हो। लेकिन ये जो डेटा मैंने आपको दिया है C+O2 कन्वर्टिंग इनटू CO2, रिएक्शन लिखी, फिर उसके साथ में मैंने आपको डेल्टा एच का डेटा दिया है। अब बहुत बार ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी रिएक्शंस इन्वॉल्व होती है, 8 to 10 रिएक्शंस या इससे भी ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, तो सभी रिएक्शंस को लिखना, उनके साथ में उसके डेल्टा एच को भी लिखना, तो ये जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करने का जो तरीका है ना, ये बहुत बल्कि है। हम इसको थोड़ा कंसाइज करना चाहते हैं, कॉम्पैक्ट करना चाहते हैं। तो उसका एक तरीका क्या है, रादर देन हम ये रिएक्शन लिखें, इसके बजाय हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, कंबशन। तो यहां पर अभी मैं इस रिएक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, इस रिएक्शन के डेल्टा एच को मैं कैसे दे सकता हूं कि डेल्टा एच कंबशन ऑफ कार्बन, ऐसे कुछ लिख दिया, डेल्टा एच कंबशन ऑफ कार्बन। अब मैंने ये रिएक्शन नहीं लिखी, लेकिन हम सबको पता है कि कार्बन की जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती, कंबशन मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो जो भी एंथैल्पी में चेंज होगा, लेट से मैंने दे दिया -50 किलो जूल पर मोल। अब अगर मैं ये डेटा आपको देता हूं तो मुझे ये रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सबको पता है कंबशन मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो यहाँ कार्बन की किसके साथ रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीजन के साथ। तो आप खुद ये रिएक्शन लिख सकते हो, आप खुद रिएक्शन लिख सकते हो, यानी रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये कि चलो ये कंबशन वर्ड तो आपको और मुझे पता था, तो मैंने लिख भी दिया और आपने समझ भी लिया, तो क्या केवल एक ही ऐसा वर्ड है, बाकी केसेस में क्या होगा। तो अब आप यहां पर कह सकते हो ऐसी बहुत सारी टर्म्स हम डिफाइन करते हैं, यानी यहां पर अब हम डेल्टा एच को अलग अलग नाम देंगे डिपेंडिंग अपॉन दी रिएक्शन। जैसे कंबशन की रिएक्शन है तो डेल्टा एच कंबशन, न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन है तो डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन, ऐसे बहुत सारे डेल्टा एच हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से डेल्टा एच हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं और उनका यूज क्या है, उनको यूज कैसे करना, उनका एप्लीकेशन क्या है, वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। राइट, तो इनमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अभी इनके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे जो आपको पता होने चाहिए। तो अब हेडिंग डालिए यहाँ पर, वेरियस टाइप्स ऑफ डेल्टा एच रिएक्शन, वेरियस टाइप्स ऑफ डेल्टा एच रिएक्शन। इसमें सबसे पहले आता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जिसे डेल्टा एच एफ या इसे डेल एफ ऐसे भी लिख दिया जाता है, डेल्टा एच एफ। जैसे सबस्क्रिप्ट में आर होता तो हम रिएक्शन बोलते हैं, ये भी रिएक्शन ही है, बट फॉर्मेशन वर्ड आ गया तो यहां पर एफ लिख दिया। क्या मीनिंग है इसका, पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो इसकी डेफिनेशन लिखिए पहले, इट इज द एंथैल्पी चेंज, इट इज द एंथैल्पी चेंज when 1 mole of a substance is formed from its constituent elements each in its standard state oblique reference state। क्या मतलब इसका वो समझते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स है इस डेफिनेशन में जो हमें समझने पड़ेंगे, वन बाय वन करके मैं बता रहा हूं। लेट से आपको H2O का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फाइंड आउट करना है।
H2O का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फाइंड आउट करना है तो हमें 1 मोल H2O बनाना होगा, 1 मोल H2O बनाना होगा, लेकिन किससे? तो इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से। अब इसके एलिमेंट्स यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो यहां पर हाइड्रोजन कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट यानी H2 और ऑक्सीजन किस फॉर्म में होती है? O2। ऑब्वियसली इसका 1 मोल चाहिए तो इसका 1 मोल और इसका हाफ मोल, इनकी फिजिकल स्टेट। अच्छा, यहां पर अगर डिपेंडिंग अपॉन लिक्विड बन रहा है तो इसे आप क्या कहोगे? डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड, और अगर गैस बन रहा है तो वो डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ H2O गैस आ जाएगा, जो भी बन रहा है उसका, जो भी आपने बनाया उसका। हाँ, बट H2O बनाना किससे? कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स H2 और हाफ O2 से। तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा H है, इस रिएक्शन के, ये डेल्टा H रिएक्शन तो है ही है, लेकिन इस रिएक्शन के डेल्टा H को हम और क्या करें? डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड, डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड। गॉट इट? लेकिन अब इसमें कंफ्यूजन कहां से आता है वो मैं बात करता हूं। ये तो चलो H2O का केस हो गया। यहां पर लेट से मुझे CO2 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फाइंड आउट करना है, मतलब मुझे CO2 बनानी होगी। कितने मोल? 1 मोल। इसके लिए भी कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन, यानी एलिमेंट्स मतलब प्योर कार्बन और प्योर ऑक्सीजन। तो चलिए ऑक्सीजन तो फिर से वही O2, लेकिन अब यहां डाउट आता कार्बन, प्योर कार्बन। प्योर कार्बन की प्योर फॉर्म कौन सी होती है? या तो ग्रेफाइट या डायमंड या यूं भी के और भी होती है, फुलरीन और ये भी होती है। हाँ, ये लेंथ यानी कोल नहीं होता है, बिटुमिनस और ये जो वर्ड यूज करते हैं ये कोल होता है, जिसमें इंप्योरिटीज भी होती है। कार्बन होता है बट इंप्योरिटीज भी होती है। प्योर कार्बन ग्रेफाइट कह सकते हो, डायमंड कह सकते हो, इवन फुलरीन भी कह सकते हो। तो यहां पर अगर मुझे CO2 बनाना है तो कार्बन कौन सा लूं? ये जो मैंने वर्ड बोले ग्रेफाइट, डायमंड, ये कार्बन के क्या है? एलोट्रॉप्स है। दीज आर दी एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो यहां पर अब हम कार्बन की कौन सी एलोट्रोपिक फॉर्म लेंगे? ग्रेफाइट लेंगे या डायमंड लेंगे? ये कंफ्यूजन, ये कंफ्यूजन है यहां पर। क्या आपको लगता है ग्रेफाइट लो या डायमंड लो डेल्टा H सेम होगा? नहीं, ग्रेफाइट लेने पर डेल्टा H अलग होगा, डायमंड लेने पर डेल्टा H अलग होगा, और भी एलोट्रोपिक फॉर्म होती है इसकी कार्बन की, उन केसेस में भी डेल्टा H अलग होगा। तो क्वेश्चन आता है किस डेल्टा H को हम इसको डेल्टा H फॉर्मेशन कहें या इस रिएक्शन के डेल्टा H को डेल्टा H फॉर्मेशन कहें? किसको कहें? या मान लो मैंने आपको डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ CO2 का डेटा दिया और मैं आपसे अब कहता हूं कि चलो इसकी रिएक्शन लिखो। अब मैं आपसे कहूंगा इसकी रिएक्शन लिखो, और तो आप कंफ्यूज्ड हो किस कौन सी रिएक्शन लिखे, ग्रेफाइट की या डायमंड की? कौन सी रिएक्शन लिखे आपको नहीं पता। या आप ये कहोगे कि सर आप ये बताओ कि आपने ये जो CO2 फॉर्म किया है वो ग्रेफाइट से किया है या डायमंड से किया? तो या तो एक तरीका ये है कि मैं डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ CO2 का जब भी आपको डेटा दूं साथ में ये मेंशन करूं कि इट इज व्हेन ग्रेफाइट इज यूज्ड या इट इज व्हेन डायमंड इज यूज्ड, ये मेंशन करना होगा। अदरवाइज पता चला मैंने तो ग्रेफाइट यूज किया, ऑब्वियसली डायमंड तो कर भी नहीं सकता इसीलिए, लेकिन आप लोगों को लगे कि नहीं सर ने तो डायमंड यूज किया होगा, तो आपने डायमंड की रिएक्शन लिख दी, जबकि मैंने डेटा किससे निकाला? ग्रेफाइट से, वो तो गलत हो जाएगा। यानी मुझे बताना पड़ेगा कि डेल्टा H फॉर्मेशन का कहां से आया। तो अगर मैं इस तरह से यहां पर लिखूंगा कि इट इज व्हेन ग्रेफाइट इज यूज्ड या इट इज व्हेन डायमंड इज यूज्ड, इतनी बड़ी लाइन लिखेंगे, इससे अच्छा तो मैं ये रिएक्शन ही लिख दूंगा पूरी और इसका डेल्टा H का डेटा दे दूंगा, बिकॉज पर्पस तो क्या, सब कुछ कॉम्पैक्ट करना है, जबकि इससे वो पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है। यानी यहां हम फंस गए, यहां हम फंस गए। और कहां और फंसेंगे? जिन जिन की अलग अलग एलोट्रोपिक फॉर्म है। सल्फर के केस में भी फंस जाएंगे, सल्फर रोम्बिक भी होता है, मोनोक्लिनिक भी होता है, फास्फोरस में भी फंस जाएंगे, बहुत सारी एलोट्रोपिक फॉर्म होती है। तो वहां पर हमें प्रॉब्लम होगी कि कौन सी एलोट्रोपिक फॉर्म यूज कर रहे हैं, यानी ऐसे हर केस में हमें वहां पर मेंशन करना होगा। वैसे फंसते तो यहाँ पर भी है, लेकिन ठीक है, वो क्योंकि ऑक्सीजन O2 भी होती है और O3 भी होती है, O3 भी एलिमेंट है, लेकिन ठीक है, मैं जनरली ऑक्सीजन तो O2 की फॉर्म में होती है, इसीलिए हमने यहाँ O2 लिख दिया। बट यहाँ तो कंफ्यूजन है
अब क्या किया जाए, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए? तो या तो एक तरीका वही है जो मैंने आपको बताया कि जब भी इस तरह से फॉर्मेशन का डेटा हो साथ में लिखा जाए कि व्हेन कार्बन ग्रेफाइट इज यूज्ड वेयर व्हेन डायमंड इज यूज्ड, लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं है। तो फिर दूसरा तरीका क्या है? तो क्या किया गया, जहां जहां ऐसी प्रॉब्लम थी उनकी एक लिस्ट बनाई गई, जैसे कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, इनकी एक लिस्ट बनाई गई। और लिस्ट बनाने के बाद फिक्स कर लिया, जैसे कार्बन के केस में आई थिंक आप सबको भी पता है, हमने फिक्स कर लिया कि जब ग्रेफाइट हम यूज करेंगे तो इसे हम क्या कहेंगे, डेल्टा एच फॉर्मेशन। डेल्टा एच फॉर्मेशन कुछ नहीं, आप पूछ सकते थे सर डायमंड क्यों नहीं, कुछ नहीं, ग्रेफाइट करना था, डायमंड करना था, दोनों में से एक सेलेक्ट करना था, तो उन्होंने किसको सेलेक्ट कर लिया, ग्रेफाइट को सेलेक्ट कर लिया। इस तरह से उस लिस्ट में जहां जहां ऐसा कंफ्यूजन था वहां पर सेलेक्ट करते गए कि अच्छा अगर अब इससे क्लियरिटी क्या आ गई कि अब अगर मैं आपको डेल्टा एच फॉर्मेशन का डेटा देता हूं तो वो लिस्ट मेरे पास भी है और वो लिस्ट आपके पास भी है, जिसमें लिखा हुआ है कि कार्बन के केस में जब अगर आप कार्बन के केस में डेल्टा एच फॉर्मेशन डेटा यूज कर रहे हो तो कार्बन कौन सा यूज करना होगा, ग्रेफाइट का। वो लिस्ट मेरे पास में भी है, वो लिस्ट आपके पास में भी है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं डेल्टा एच फॉर्मेशन का डेटा निकालूंगा तो मुझे पता है कि ग्रेफाइट से निकालना होगा, और आपके पास भी वो लिस्ट है तो आपको भी पता है कि सर ने किससे निकाला होगा, ग्रेफाइट से निकाला होगा। सारे कंफ्यूजन क्लियर। तो यस एग्जैक्टली ऐसे ही किया गया, ऐसी एक लिस्ट बना दी गई जहां पर जिन जिन एलिमेंट्स में कंफ्यूजन था, जैसे इन केस ऑफ कार्बन ग्रेफाइट ले लिया, इन केस ऑफ सल्फर रोम्बिक, इन केस ऑफ फॉस्फोरस व्हाइट, ब्रोमीन के केस में ब्रोमीन लिक्विड या गैस आता है तो यहां पर ब्रोमीन लिक्विड, आयोडीन के केस में आयोडीन सॉलिड। ये कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, उन्हीं की मैं बात कर रहा हूं जिनकी हमें जरूरत है, तो इनके लिए फिक्स कर लिया गया। कंफ्यूजन यहां तक तो कुछ भी नहीं है, कंफ्यूजन हम क्रिएट करते हैं। हम कंफ्यूजन क्या क्रिएट करते हैं, दिमाग लगाते हैं, सर ग्रेफाइट क्यों, डायमंड क्यों नहीं, रोम्बिक क्यों, मोनोक्लिनिक क्यों नहीं, व्हाइट क्यों, ब्लैक क्यों नहीं। तो मैं आपको बता दूं, जिन्होंने ये फिक्स किया ना उन्होंने भी कोई दिमाग नहीं लगाया, तो हमें भी कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हमें भी कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। उन्होंने एक लाइन डेफिनेशन में ऐड कर दी कि when 1 mole of substance is formed from its constituent elements each in its standard state, या इसी को क्या नाम दे दिया, स्टैंडर्ड स्टेट, या इसी को हमने क्या बोल दिया, रेफरेंस स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट शायद दिख, स्टैंडर्ड स्टेट और रेफरेंस स्टेट, यानी कार्बन के केस में ग्रेफाइट को स्टैंडर्ड स्टेट बोल दिया, सल्फर के केस में रोम्बिक को, फॉस्फोरस के केस में व्हाइट फॉस्फोरस। अब ये नया वर्ड आ गया स्टैंडर्ड स्टेट, ये टर्म एकदम अलग है। होता क्या है, हर जगह स्टैंडर्ड लग जाता है तो हम सबको मिक्स कर देते हैं, ऐसा लगता है ये एसटीपी है, ये स्टैंडर्ड स्टेट अलग है। इवन लास्ट क्लास में मैंने आपको एक स्टैंडर्ड कंडीशन अलग वर्ड बताया था, स्टैंडर्ड कंडीशन याद आ रहा है, स्टैंडर्ड कंडीशन अलग मतलब है 1 बार और 1 m था, एसटीपी अलग है और स्टैंडर्ड स्टेट अलग है। स्टैंडर्ड स्टेट का प्रेशर टेम्परेचर से कोई लेना देना ही नहीं है। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब कार्बन के केस में ग्रेफाइट, सल्फर के केस में रोम्बिक, फॉस्फोरस के केस में व्हाइट, स्टैंडर्ड स्टेट, या इसे आप रेफरेंस स्टेट बोल सकते हो। मैं स्टैंडर्ड वर्ड इसलिए नहीं यूज कर रहा हूं कि ये सारे स्टैंडर्ड मिक्स हो जाते हैं, इसलिए मैं ज्यादा प्रीफर करता हूं स्टैंडर्ड के बजाय रेफरेंस स्टेट। तो ठीक है, फिक्स कर दिया और कह दिया ये रेफरेंस स्टेट है, ये एलिमेंट्स है, आपको याद रखना है, प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो गई। लेकिन फिर भी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, क्योंकि अभी भी हम दिमाग तो लगाते हैं। और मुझे पता है आप में से बहुतों को ये लग रहा है कि नहीं सर स्टैंडर्ड स्टेट तो हम डिफाइन करते हैं, बहुत सारी बुक्स में भी लिखा होता है। क्या लिखा होता है वो भी बता देता हूं। जनरली बुक में एक लाइन लिखी होती जो कि काफी हद तक सही है बट हर जगह सही नहीं है। तो अगर उस लाइन को अगर आप यूज कर रहे हो कहीं
तो आपको पता होना चाहिए कहाँ यूज करना कहाँ नहीं करना। बता देता हूँ वो लाइन क्या है। इन जनरल स्टैंडर्ड स्टेट इज मोस्ट स्टेबल, लिखते जाओ, इन जनरल स्टैंडर्ड स्टेट इज मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ द एलिमेंट। बट याद रखना मैंने इन जनरल लिखवाया हुआ है, मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ द एलिमेंट। जैसे मैं आपको बता दूं, मोस्ट स्टेबल वर्ड, अच्छा यहाँ स्टेबल वर्ड से मतलब जिसकी एनर्जी कम होती है, जिसकी मोस्ट स्टेबल का मतलब जिसकी एनर्जी कम है। ये स्टेबल वर्ड भी फिर बहुत खतरनाक वर्ड है, बहुत कंफ्यूज करता है। स्टेबल मतलब जिसकी एनर्जी कम हो। बहुतों को लगता है जो स्टेबल है उसकी रिएक्टिविटी कम होगी, ऐसा नहीं। स्टेबिलिटी का रिएक्टिविटी से नहीं है कनेक्शन। स्टेबल मतलब जिसकी एनर्जी कम। ये वर्ड हम उसी तरह से यूज करते हैं, स्टेबल मतलब जिसकी एनर्जी कम। ऑर्गेनिक में आप ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज करते हो, वहाँ एनर्जी से ही होता है। तो यहाँ पर यस, ग्रेफाइट की एनर्जी डायमंड से कम होती है। ग्रेफाइट से जब डायमंड बनता है तो एनर्जी देनी पड़ती है, और डायमंड से ग्रेफाइट बनता है तो एनर्जी निकलती है, ग्रेफाइट की एनर्जी कम होती है। तो ग्रेफाइट के केस में तो ये लॉजिक सही बैठता है कि मोस्ट स्टेबल फॉर्म यानी ग्रेफाइट, आंसर सही आ रहा है। लेकिन यही लॉजिक फेल हो जाता है फॉस्फोरस के केस में। व्हाइट और ब्लैक, सबसे ज़्यादा स्टेबल ब्लैक होता है, लेकिन हमने क्या माना है, व्हाइट माना। तो यहाँ पर वो लॉजिक नहीं लग रहा है। तो अगर आप ये लाइन कहीं यूज कर रहे हो, मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ द एलिमेंट, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हर जगह ये लाइन हम यूज नहीं कर सकते। यानी कुल मिला के आपको स्टैंडर्ड स्टेट क्या है वो याद रखना है। स्टैंडर्ड स्टेट यानी रेफरेंस स्टेट, ग्रेफाइट, रोम्बिक, ये जनरल। और ज़्यादातर अगर आप मेटल्स की बात करो, जैसे आयरन के केस में, तो आयरन के भी बहुत सारी फॉर्म होती है, बट हमें इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। आयरन है तो ठीक है, सॉलिड फॉर्म को हम कंसिडर करते हैं, ठीक है ना। तो मेनली ये जो मैंने लिखा है कार्बन, अच्छा चाहो तो मरकरी जरूर लिख सकते हो। मरकरी, मरकरी किस स्टेट में होना चाहिए, लिक्विड स्टेट। अगेन ऑक्सीजन के लिए लिखने की जरूरत नहीं कि सर O2 और O3 में से अंडरस्टूड है, वो इतना ऑब्वियस है कि सबको लगता है O2 ही होगा। तो जनरल ये केसेस आते हैं जिनमें आपको पता होना चाहिए। तो इसे हम कह रहे हैं रेफरेंस स्टेट या स्टैंडर्ड स्टेट। तो यहाँ पर अब मैं कह सकता हूँ इस पर्टिकुलर रिएक्शन के डेल्टा एच को तो हम कहेंगे डेल्टा एच फॉर्मेशन, लेकिन इसके डेल्टा एच को डेल्टा एच फॉर्मेशन नहीं कहेंगे। ये डेल्टा एच रिएक्शन है, लेकिन आप इसे डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ CO2 नहीं कह सकते हो। डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ CO2 तो तभी कहेंगे जब आप उसे किससे फॉर्म कर रहे हो, ग्रेफाइट से फॉर्म कर रहे हो, जब आपसे ग्रेफाइट से फॉर्म कर रहे हो। समझ में आई मेरी बात, ठीक है। हाँ, यहां पर नॉट के साइन भी यूज हो जाते हैं। तो नॉट का साइन का इंपॉर्टेंस मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अगर नॉट का साइन यूज हो रहा तो इसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। और इस स्टैंडर्ड का मतलब है जो भी गैसेज इन्वॉल्व है उसका प्रेशर 1 बार, और जो भी आयंस है या सॉल्यूट है तो उसकी कंसंट्रेशन 1 बार 1 m होनी चाहिए। इसका टेम्परेचर से कोई कनेक्शन नहीं है, टेम्परेचर से कोई कनेक्शन नहीं है। वो कुछ भी हो सकता है, डेल्टा एच नॉट 300 केल्विन भी हो सकता है, 400 केल्विन भी हो सकता है, 500 केल्विन भी हो सकता है। हाँ, ज़्यादातर वो 298 पर होता है ज़्यादातर, लेकिन फिक्स नहीं है। बट क्या फिक्स है, प्रेशर फिक्स है कि नॉट है तो मतलब जो भी केसेस इन्वॉल्व है उनका प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 बार। इसे हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो पहली चीज तो अब यहाँ पर फॉर्मेशन की रिएक्शन, इस पर क्वेश्चन आते हैं कि बताओ क्या इस रिएक्शन के डेल्टा एच को हम डेल्टा एच फॉर्मेशन कह सकते हैं या नहीं कह सकते। जैसे इसी का एक एग्जांपल लेता हूं, N2 + 3H2 कन्वर्टिंग इनटू ट्वाइस NH3, अमोनिया बना रहे हैं, किससे, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से बना रहे हैं। तो क्या मैं इसको वापस से लिख देता हूं यहां पर, N2 + 3H2 कन्वर्टिंग इनटू
ट्वाइस NH3। क्या इस रिएक्शन के डेल्टा H को मैं डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया कह सकता हूं? नहीं कह सकता। एरर यहां नहीं, सॉरी एरर यहां नहीं है, यहां कितने मोल बन रहे हैं? 2 मोल। हाँ, इस रिएक्शन के डेल्टा H को आप क्या कह सकते हो? यस, ये जो है इसका 2 टाइम्स है, यानी ये डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया का 2 टाइम्स है। तो ये बहुत जरूरी है। फॉर्मेशन की रिएक्शन में एक तो प्रोडक्ट एक ही होगा, उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी 1 होना चाहिए, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी 1 होना चाहिए। बैलेंसिंग जो भी करनी वो यहाँ से आप कर सकते हो, इसका कोफिशिएंट जो है वो 1 होना चाहिए। चलिए, एक दो रिएक्शंस आपको लिखनी है। डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ Al2O3, इसकी रिएक्शन लिखो। जेई में इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, जेई में बहुत बार इस पर क्वेश्चन आते हैं। चलिए, और अगर बात करें इन सब की रिएक्शन लिखनी है फॉर्मेशन की, मतलब जिस रिएक्शन के डेल्टा H को हम क्या कह सकते हैं? डेल्टा H फॉर्मेशन। लिखिए लिखिए, मैं भी लिखूंगा आंसर। Al2O3 एल्यूमिनियम सॉलिड प्लस O2 से Al2O3, लेकिन इसका कोफिशिएंट 1 चाहिए, तो इसका 2 और इसका कितना हो जाएगा? 3/2। ये Al2O3 के फॉर्मेशन की रिएक्शन होगी। CS2 लिक्विड, चाहे यहाँ लिक्विड हो, यहाँ पर जो भी ग्रेफाइट आ जाएगा, और यहाँ पर सल्फर, कौन सी? रोम्बिक। वैसे 2 तरीके आप सबको पता है, S8, हाँ तो इसको 1/4 कर दो, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर कार्बन ग्रेफाइट, और ऐसे नहीं लिखना चाहते हो 2S और ब्रैकेट में क्या लिख दो? रोम्बिक। एक ही बात, दोनों ही सही है, क्योंकि यहां पर हमने क्या लिख दिया? रोम्बिक लिख दिया। देन HI गैस, हाफ H2, S3PO4, P4, और चाहो तो ब्रैकेट में क्या लिख दो? वाइट, प्लस 2O2 कन्वर्टिंग इनटू H3PO।
अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं आपको, आप कोई ऐसी रिएक्शन है HI बन रहा है या नहीं बनेगा, H3PO4 बनेगा या नहीं बनेगा, ऑन पेपर आप उसका डेल्टा H का डेटा तो निकाल ही सकते हो। तो ये एक चीज कोई जरूरी नहीं कि ये डेटा मैंने लिखा हुआ है तो प्रैक्टिकली ये बने या ना बने, आप डेल्टा H का डेटा तो उसका निकाल ही सकते हो, राइट। क्योंकि दो कोई और रिएक्शन A से B, B से C, तो मैं A से C का भी डेल्टा H का डेटा तो निकाल ही सकता हूँ। 10 रिएक्शन है, उसको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करके लाखों रिएक्शंस नहीं बना सकते हो जिनका डेल्टा H का डेटा आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो राइट नाउ अभी जो मैंने आपको बताया केवल फॉर्मेशन क्या होता है, डेल्टा H फॉर्मेशन। अगर ये वर्ड कहीं यूज हो रहा है डेल्टा H फॉर्मेशन, तो वो रिएक्शन लिखना आना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज और बता दूं, ये जो डेल्टा H फॉर्मेशन है, इसी तरह से आप डेल्टा HS फॉर्मेशन और डेल्टा G फॉर्मेशन भी टर्म डिफाइन करते हो। यस, आप ये कह सकते हो कि ये जो रिएक्शन हमने लिखी है ये डेल्टा S फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया भी है, ये डेल्टा G फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया भी है। फॉर्मेशन वर्ड का मतलब ही ये रिएक्शन हो गई, अमोनिया का फॉर्मेशन, तो डेल्टा G फॉर्मेशन मतलब ये अमोनिया के फॉर्मेशन का डेल्टा G है। डेल्टा S फॉर्मेशन यानी अमोनिया के फॉर्मेशन का एंट्रोपी चेंज है। तो ये हर जगह यूज होता है, डेल्टा H फॉर्मेशन, डेल्टा S फॉर्मेशन और डेल्टा G फॉर्मेशन, सबके लिए ये टर्म यूज होगी। तो ये तो जस्ट हमने एक टर्म इंट्रोड्यूस की है। अभी मैं आपको ऐसा नहीं कि बस एक टर्म यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई, इसके एप्लीकेशन भी है। इससे हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है आसान हो जाती है। कैसे होगी वो हम फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। तो इससे आगे चलिए नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे।